हम आपसे RRTS की बात कर रहे थे, वो हो गया था। अब मिशन लाइफ की बात कर रहे हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं मिशन लाइफ में 8 जो है कारक हैं, सेंट्रल थीम है। जो एलडीजी गोल जो होते हैं, 8 नंबर का एलडीजी गोल हो, चाहे 11 नंबर का हो, चाहे 12 नंबर का हो, चाहे 13 नंबर का हो, चाहे 14 नंबर, इन सब को जो है मिशन लाइफ अपने में इंक्लूड करता है। ऊर्जा बचाने की बात करता है, पानी बचाने की बात करता है, सिंगल यूज प्लास्टिक को मना करता है यूज करने के लिए, वेस्ट को कम करने के लिए प्रमोट करता है, लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए प्रमोट करता है, लोकल कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करता है, लोकल फूड को प्रमोट कर रहा है, और नेचुरल जो हेरिटेज है उसको संरक्षण करने की बात कर रहा है। ये 8 जो है इसके केंद्रीय विषय हैं। अब जो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का, उसने विश्व पर्यटन दिवस जो 27 तारीख को होता है, जो 27 तारीख को विश्व पर्यटन दिवस होता है, सितंबर को, 27 सितंबर को, जो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है, उसी अवसर पर इसने ट्रेवल फॉर लाइफ को वैश्विक रूप से लॉन्च किया और स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ बनाया और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ बनाया। जो स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ बनाया है, उसमें उसने 10-12 जगहों को, वैसे तो 108 स्थल को चुना है पर्यटन के लिए, और स्वच्छता के लिए भी 108 पर्यटन स्थल खोजे हैं। ग्रामीण पर्यटन के लिए बहुत से स्थान जो है चुने हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है इसमें मोटा मोटा, कि आप ये याद रखिए कि ट्रेवल फॉर लाइफ वाले में कौन कौन से केंद्रीय विषय हैं। साथ में हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्रेवल फॉर लाइफ पुरस्कार है, उसमें कौन कौन से जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कृत हुए हैं, उनके कौन से गांव पुरस्कृत हुए हैं। क्योंकि ट्रेवल फॉर जो लाइफ है वो 2 स्तर पर जो प्रोग्राम है उसको 2 अलग अलग क्षेत्रों में स्टार्ट किया गया है। एक जो स्टार्ट किया गया है वो स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, और दूसरा जो है ग्रामीण पर्यटन को ध्यान रखकर तैयार किया गया है। अब इसमें थोड़ा हम लोग कर लेते हैं कि जो अवार्ड मिला है। नंबर 1 पे जो गांव हुआ है वो जम्मू कश्मीर का है। गांव का नाम है दावर, बांदीपुरा जिला है। दूसरा है सरमोली, उत्तराखंड का है ये। सरमोली उत्तराखंड का। ये 2 चीज ध्यान रखना है। बाकी एक MP का भी है, एक केरल का भी है, लेकिन इतना ख्याल रखने की कोई नहीं है। अब एक चीज और जो तैयार किया जा सकता है या प्रश्न पूछ सकता है कि जो पर्यटन मंत्रालय है उसकी कौन कौन सी जो है प्रमुख पहले हैं, या उसने कौन कौन से कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की पहले कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, इसमें क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, इसमें नाम पूछ सकता है, मिलान पूछ सकता है। तो पहला जो है 2014-15 में प्रसाद स्टार्ट किया था उन्होंने।
यहाँ पे एच बी होगा, प्रसाद स्टार्ट किया। उसके बाद 2014-15 में ही स्वदेश दर्शन शुरू किया था। दो हजार 20 में देखो अपना देश शुरू किया। उसके बाद 2023 में शुरू किया विजिट इंडिया ईयर। ये महत्वपूर्ण जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के प्रमुख पहले हैं। प्रसाद स्कीम है। प्रसाद का मतलब था कि पिलग्रिमेज है, रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। बस इतना मोटे याद रखना है, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, एक्रोनिम से काम चल जाएगा। कि प्रसाद 14-15 में ही, प्रसाद के साथ साथ स्वदेश दर्शन भी 14-15 में, देखो अपना देश 2020 में, और भारत भ्रमण वर्ष 2023 में। ये भी थोड़ा तैयार करना होगा। अब एक चीज और थोड़ा समझ लिया है, जैसे जो ट्यूबरकुलोसिस है, तपेदिक या टीबी, उसकी अभी रिपोर्ट WHO ने जारी की है। और वो जो रिपोर्ट जारी किया है, ये वो उसने माना है कि कोरोना के बाद जो है सबसे ज्यादा मृत्यु टीबी के कारण होती है। अगर संक्रामक रोगों की बात करें तो सबसे ज्यादा मृत्यु जो कोरोना के बाद टीबी से होती है। और 2022 में अगर ग्लोबल स्तर पे इसको देखें, आंकड़ों को, तो हमको समझ में आएगा कि 7.5 मिलियन लोग इससे ग्रसित रहे हैं। WHO जारी करती है और इसने बोला है कि सबसे ज्यादा मृत्यु के मामले में संक्रामक रोगों में कोरोना के बाद टीबी है। और रिपोर्ट में कहा कि 2022 में जो इनकी संख्या है वो 7.5 मिलियन रही है जो इससे ग्रसित है। अब ये दूसरी और जो ध्यान रखना है वो ये है, इस रिपोर्ट में ये भी कहता है कि जहाँ पे टीबी सबसे अधिक है तो वो क्षेत्र या देश हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और जो 192 देश की बात कर रहे हैं, उन 192 देशों जो इनको शामिल किया गया है, उस 192 देशों में से वहां के 99% जो पॉपुलेशन है उसमें ये प्रसार है इनका। और जैसे देखा जाए तो ट्यूबरकुलोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जीवाणु है ये। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है मोटे तौर पे तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन फेफड़ा सिर्फ नहीं प्रभावित करता है, फेफड़े के अलावा जो है ये किडनी को भी, बैकबोन को भी, स्किन को भी और ब्रेन को भी प्रभावित कर सकता है।
किडनी को भी प्रोवाइड करता है, बैकबोन को भी, और ब्रेन को भी ये प्रभावित कर सकता है। मोटे तौर पे तो लंग्स को प्रभावित करता है। 2022 में जो उसकी प्रसार दर रही है प्रतिवर्ष वो 133 रही, यानी कि 1 लाख जनसंख्या पर जो मामले हैं, जो उसकी प्रसार दर है, वो 133 है लाख जनसंख्या पे। 133 है प्रति लाख जनसंख्या पे इसके प्रसार दर। अगर हम लोग टीबी के जितने रोगी हैं उनको हम लोग ध्यान से देखें तो जो टीबी के जितने रोगी हैं उसके लगभग लगभग 88% जो रोगी हैं वो 30 देश में आते हैं, और 8 देश को अगर हम लोग शामिल कर लें तो जितने भी टीबी के रोगी हैं उनके 67% रोगी हमको इन 8 देशों से मिल जाते हैं। वो कौन से 8 देश हैं जहां पे लगभग 70% रोगी पाए जाते हैं? सबसे अधिक रोगी के मामले में नंबर 1 है भारत, नंबर 2 है इंडोनेशिया, नंबर 3 है चीन, नंबर 4 है फिलीपींस, नंबर 5 है पाकिस्तान, नंबर जो 6 है नाइजीरिया है, जो नंबर 7 है वो बांग्लादेश है, और जो नंबर 8 है वो कांगो रिपब्लिक है, CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और उसमें से भी जो सर्वाधिक मामले हैं 27% अकेले भारत के पास है, और 10% इंडोनेशिया के पास, 7% चीन के पास। तो सबसे अधिक ये ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, इंडिया, इंडोनेशिया, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। एक तक ये है कि जो अभी जो 9 सितंबर बीता है, इस 9 सितंबर में राष्ट्रपति साहिबा ने एक कार्यक्रम चलाया है, इसका नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। जो टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसकी खासियत क्या है, इसका क्या उद्देश्य है कि 2025 तक हमको सब उन्मूलन करना है, और 2030 तक तो लक्ष्य जो है SDG है, वैश्विक लक्ष्य 2030 तक। टीबी उन्मूलन का जो ग्लोबल लक्ष्य है, SDG ना कहिए आप, बेसिकली ग्लोबल लक्ष्य, वैश्विक जो लक्ष्य है 2030 तक है, और हमने 2025 तक बनाया, और ये प्राप्त भी हो जाएगा जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीबी मामलों के उपचार का कवरेज है वो 80% तक है। तो जब ये ठीक होगा तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एक ही आपसे और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है और कुछ देखते हैं। देखिए, एक आंकड़ा है पशुपालन सांख्यिकी, लाइव स्टॉक की सांख्यिकी की बात करें तो सबसे अधिक जो लाइव स्टॉक है वो हमारे पास है। तो सबसे अधिक लाइव स्टॉक हमारे पास है, उसकी संख्या है 533 मिलियन। आंकड़े याद करना जरूरी है। जो हमारे पास लाइव स्टॉक है वो है 533।
ये 537 मिलियन और इस विश्व में सर्वाधिक है। और अगर हम लोग बात करें ये जो पशुधन क्षेत्र है हमारा, वो कितना योगदान देता है, तो अगर पशुधन को हम कृषि क्षेत्र का भाग मान के अगर उसके योगदान की बात कर रहे हैं तो लगभग 30 से 31% योगदान पशुधन क्षेत्र देता है। और अगर देश में जीडीपी की बात करें तो लगभग 5% योगदान मूलभूत रूप से पशुधन क्षेत्र देता है। अब जो ये मूलभूत पशुपालन जो स्टेट्स आया, जो पशुपालन का जो ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, उसमें क्या है खासियत? पहले तो ये है कि ये 2023 का आंकड़ा है और 2023 के आंकड़े की बात ये है और संस्करण ये 24वां। इसमें जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग आंकड़े हैं, पहला आंकड़ा है कि अगर दूध की बात करें, दूध उत्पादन की बात करते हैं, दूध के प्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हैं, तो दूध का प्रोडक्शन की अगर बात करें तो दूध का प्रोडक्शन 2022-23 में ये रहा है 230.58 मिलियन टन। चेक करना आसान है, 22-23 यहाँ भी है और 23 यहाँ भी है और 325 पर 325 ये है, तो 230.58 मिलियन टन है। हम लोग ये भी जानते हैं कि कुल दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है और प्रति व्यक्ति उपलब्धता अगर देखें दूध की, तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो अब हो गई है 2022-23 में ही 459 ग्राम पर डे हो गई। और हम लोग को ध्यान हो कि जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है 2021-22 में, तो वो इससे कम से 446 ग्राम थी और इससे पहले जो 2020-21 में थी वो 427 ग्राम थी, उससे पहले 2019-20 में 406 ग्राम थी और 2018-19 में 390 ग्राम थी। कहने का मतलब ये है कि अगर जनगणना 2011 के अनुसार हम लोग आबादी लेते हैं तो उसकी आबादी के हिसाब से प्रत्येक वर्ष जो है प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है ग्राम में वो बढ़ रही है और अब ये 459 ग्राम पर डे हो गई। अब एक और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये दूध उत्पादन हो रहा है उसमें शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो जो शीर्ष राज्य की अगर हम लोग बात करें, जो टॉप जो है स्टेट्स हैं जो उसमें बड़े प्लेयर हैं, तो जो बड़े प्लेयर हैं वो बड़े प्लेयर्स में नंबर 1 पर आपका उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर राजस्थान है, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 4 पर गुजरात है और आंध्र प्रदेश। यूपी का राज है इसमें दूध में। साथ में अगर हम लोग एक चीज और समझे कि जो ये दूध उत्पादन है उसमें कितना स्वदेशी जो भैंस हैं वो अपना योगदान देती हैं, तो करीबन 32% योगदान देश के कुल दूध उत्पादन में स्वदेशी भैंसों का होता है और उसके बाद लगभग 30% योगदान जो क्रॉस ब्रीड कैटल है उससे होता है और जो हमारे यहाँ की जो मवेशी है मतलब स्वदेशी मवेशी है उससे 11%। एक प्रश्न इसमें और बन सकता है कि 2022-23 में जितने भी दूध उत्पादक राज्य हैं उसमें से कितने राज्य ऐसे हैं कि जिसने जो राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर है उसको पार किया है, या कितने ऐसे हैं जिन्होंने 6% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की है।
अच्छा, ये समझने से पहले हमको इसकी और समझना होगा कि जो भारत का जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो लगभग लगभग जो है 4% से नीचे है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 3.83% जो है इसका आंकड़ा है। तो 3.83% आंकड़ों की बात करें तो 8 राज्य ऐसे हैं जिनके पास जो राष्ट्रीय औसत से अधिक वृद्धि दर दर्ज किया। तो उन 8 की चर्चा न करके हम जो बहुत महत्वपूर्ण 4 राज्य हैं जिन्होंने दूध उत्पादन में 6% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की है वो हमको याद करना होगा। और जब 6% से अधिक जो वार्षिक वृद्धि दर वाले राज्य हैं वो उसमें जो है कर्नाटक है, यानी जो 6% से अधिक जो है वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त किए हैं। 6% से वार्षिक वृद्धि दर ऐसे राज्य हैं। तो आपको उसमें कर्नाटक मिलेगा जिसने 6% हासिल किया है। साथ में कर्नाटक के बाद जो है बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा है। बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और त्रिपुरा है। इन 4 राज्यों में जो राष्ट्रीय औसत वृद्धि है 3.83 उससे बहुत ज्यादा, लगभग 1.5 गुना ज्यादा में इन्होंने हासिल किया है। कर्नाटक है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और त्रिपुरा है। बाकी सबसे अधिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश है नंबर 1 और राजस्थान है नंबर 2। और प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें तो 459 ग्राम पर डे है, ये भी आज 459, ये महत्वपूर्ण है। अब एक चीज और समझते हैं कि अगर प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता किस राज्य में हासिल है या किस राज्य में अचीव किया है, तो राज्य से समझ में आ जाता है कि पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य जो हैं इस मामले में आगे होने चाहिए और वही आगे हैं। जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पे सबसे आगे पंजाब है, पंजाब के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद हरियाणा। जहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता हमारी जो औसत है वो 459 ग्राम है औसत पर पर्सन, जो 459 ग्राम व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति जो प्रत्येक दिन जो है हमारी। वहीं पंजाब की जो है प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है करीबन 1300 के आसपास, ग्राम के आसपास है। अब अगर अंडों की बात करें, अंडों की अगर बात किया जाए तो अंडे के मामले में भारत जो है वर्ल्ड में 3रे नंबर पे अंडा उत्पादन के मामले, और ये एफएओ कहता है। और देश में जो कुल अंडा उत्पादन है वो अंडा उत्पादन है 138.38 बिलियन। ये एफएओ कह रहा है कि हमने इतना उत्पादन किया और इसी आधार पे वो हमें 3रे स्थान पे रखता है। और प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें, पर पर्सन अवेलेबिलिटी की बात करें, प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें, जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो 2022-23 में बढ़ गई है। पहले 95 था और अब बढ़ के हो गई है 101। और अगर हम लोग राज्य की बात करें कि अंडा उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं,
तो अंडा उत्पादन में अगर आप शीर्ष राज्य जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे आगे आंध्र प्रदेश है और उसके बाद तमिलनाडु तेलंगाना है। तमिलनाडु है और फिर तेलंगाना। और प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धता के मामले में भी आंध्र प्रदेश ही आगे है, तो इसलिए इस वाले में कोई परेशानी की इतनी बात नहीं है। मांस उत्पादन की अगर बात करें, आवाज आ रही है मैम? सर आवाज आ रही है, थोड़ा सा डेटा में कंफ्यूजन हो रहा है। अभी इससे पहले आपने लिखवाया था वो थोड़ा अलग था, तो चेंज हो गया है अभी। हमने आपसे बोला वो डाटा देखिए, उसमें हमने बोला कि 2021-22 का था और ये आंकड़ा लेटेस्ट है 2022-23 का है। जी जी जी। हाँ हाँ, इसलिए तो पिछला भी बताया आपको कि पिछला जो जी था जी। इससे पिछले हम लोग किए थे तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता अंडों के मामले में 95 थी। हाँ हम हाँ फिर से आपको 95। आपको डाटा फिर से रिवाइज करा देते हैं, ध्यान सुनिएगा। जी देखिए, जो पशुपालन सांख्यिकी आई है, ठीक है ना, वो बेसिकली नवंबर में आई है और नवंबर में आई है, नवंबर 23 में, जो कि जी मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय निकालती है। उसको जी उसको वो नाम देती है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। जो हमने पिछला किया था वो श्रृंखला का 23वां जो है संस्करण था और यह 23वीं जी रिपोर्ट थी। अब जो ये रिपोर्ट आई है ये 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान हुई है, जो कि श्रृंखला की 24वीं रिपोर्ट हो गई है। इस रिपोर्ट में दूध उत्पादन भी बढ़ गया है, 230 मिलियन टन से अधिक हो गया है और प्रति व्यक्ति उपलब्धता में 459 ग्राम पर डे हो गई, जो कि 446 ग्राम हुआ करती थी। जी और राज्य वाले में तो अंतर नहीं हुआ, टॉप में जैसे हैं वैसे ही हैं और प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी वैसे ही राज्य हैं, पंजाब राजस्थान हरियाणा, इसमें भी अंतर नहीं आया है, लेकिन आंकड़ों में अंतर आया। अंडा के उत्पादन में बात करें तो उत्पादन भी बढ़ा है। पहले उत्पादन 21-22 में 129 बिलियन टन के आसपास था और ये जी करीबन करीबन जो है 9 के आसपास मिलियन टन के आसपास बढ़ा है, तो ये 138.38 हो गया। जब 129 बिलियन टन उत्पादन था अंडों का तो उस समय प्रति व्यक्ति उपलब्धता 95 थी और 138.38 मिलियन टन होते ही बिलियन टन होते ही ये उपलब्धता 101 हो गई। अब मांस का सुनिए, मांस उत्पादन की क्या स्थिति है। मांस उत्पादन में जो भारत है वो 9.77 मिलियन टन, मांस में 9.77 जो है ये मिलियन टन उत्पादन किया है कुल मांस का। और अगर इसको हम लोग 7 मिलियन टन की बात करें और अगर इसको हम लोग जनगणना 2011 के संदर्भ में देखें तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता हो जाएगी 7 किलो प्रति वर्ष, 7 किलो प्रति वर्ष। और हम लोग शीर्ष राज्य की बात करें तो शीर्ष राज्य वैसे ही है जैसा पिछली बार भी था कि शीर्ष राज्य में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 था और वेस्ट बंगाल नंबर 2 था, महाराष्ट्र नंबर 3 था, वो वैसे ही। तो अब महाराष्ट्र थर्ड पे हो गया, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे हो गया, बंगाल सेकंड नंबर पे। अब थोड़ा ऊन का देख लीजिए। ऊन में अगर देखेंगे तो ये हम लोगों ने उत्पादन किया है 33.61 मिलियन किलोग्राम, ऊन में हमने इतना किया। और जो राज्य आगे हैं वो राजस्थान है, पहले भी था, कश्मीर जी है, हाँ, जी जे, हाँ, और थर्ड नंबर पे आपने गुजरात लिखा होगा। जी, थर्ड गुजरात है। हाँ, तो ये वही आंकड़े हैं।
ये इतने चीज जो है भी हम लोग को ध्यान में रखनी है।